हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चेस्ट पेन के बारे में। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इमरजेंसी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेडिसिन आल्सो। सो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रो। अनप्लेजेंट सेंसेशन इन चेस्ट इज कॉल्ड चेस्ट पेन. It is very important to exclude life threatening emergency conditions. यानी कि जैसे कोई चेस्ट पेन का पेशेंट हमारे पास आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या करनी है कि हमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नहीं है, ये रूल आउट करना है. लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कौन सी हो सकती है चेस्ट पेन में? ओनली कार्डियक इमरजेंसीज. चेस्ट पेन के और बहुत सारे कॉजेज होते हैं, तो इसलिए हमें एक्सक्लूड करना है कि लाइफ थ्रेटनिंग चेस्ट पेन तो नहीं है. ठीक है. उसके बाद हमें क्या है, हम इसके बाद पढ़ेंगे हम इसके कॉजेज के बारे में. हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि चेस्ट पेन क्या होता है, तो अभी किन कॉजेज से होता है ये पढ़ना बहुत जरूरी है. कॉजेज. सबसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीआईटी वाले कॉजेज. ईसोफेजियल स्पाज्म, ईसोफेजियल परफोरेशन, हाइटस हर्निया, पेप्टिक अल्सर डिजीज. ठीक है. चेस्ट वॉल. चेस्ट वॉल में कौन से कॉज हैं? एनी कंडीशन ऑफ रिब, एनी कंडीशन ऑफ बोन्स, या फिर फाइब्रो माइल्जिया, या फिर रेडिकुलोपैथी. ठीक है. यानी कि जीआईटी में इसोफेगल स्पाज्म या इसोफेगल परफोरेशन या हाइटस हर्निया ये पेप्टिक अल्सर डिजीज हमारे कॉज हो सकते हैं. अगर चेस्ट वॉल की बात करें तो चेस्ट वॉल में रिब या बोन या फाइब्रोमाइल्जिया या रेडिकुलोपैथी हमारे दूसरे कॉज हो सकते हैं. इसके अलावा और कौन से कॉज होते हैं? इडियोपैथिक. वेरी इंपॉर्टेंट कॉज एसीएस. एसीएस इंक्लूड्स स्टेमी, एनस्टेमी, एंजाइना. ठीक है. अब हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में. इसमें क्या पढ़ेंगे? वेरियस थोरेसिक ऑर्गन्स, थोरेसिक विसरा और ऑर्गन्स दोनों एक ही बात है. इनकी एफरेंट इम्पल्सेस, इनकी एफरेंट इम्पल्सेस ऑटोनोमिक गैंग्लिया के थ्रू, ऑटोनोमिक गैंग्लिया के थ्रू चेस्ट वॉल को इनरवेट करती है, यानी कि चेस्ट वॉल को सप्लाई करती है. जो भी थोरेसिक ऑर्गन्स हैं उनकी जो इम्पल्सेस हैं वो ऑटोनोमिक गैंग्लिया में जाती हैं. बेसिकली कौन सा वाला? थोरेसिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया.
ये थोरेसिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया ही है जो चेस्ट वॉल को भी सप्लाई करता है, इसीलिए थोरेसिक में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका पेन आपको चेस्ट वॉल में फील होता है। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे कि इतने सारे पेन के कॉजेज हमने पढ़ लिए, अभी मैं डिफरेंशिएट कैसे करें। और बहुत आसान है इनमें आपस में डिफरेंशिएट करना, आपको हर बार महंगे टेस्ट या सब सिखाने की जरूरत नहीं है। आप केवल हिस्ट्री से ये बातें डिस्कस कर सकते हैं, ये बातें पता कर सकते हैं। मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो में हिस्ट्री पर बहुत जोर देता हूँ। हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, आपका जितना अच्छा आप हिस्ट्री ले पाएंगे, जितना अच्छा आप पेशेंट की बातें उससे बाहर निकाल पाएंगे, आप उतने अच्छे प्रैक्टिशनर बन पाएंगे। टेस्ट तो बाद में करा ही लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले हिस्ट्री पे जोर देना है। If you want to be a good doctor, you should focus on history. आपका हर पेशेंट वेरियस एग्जामिनेशंस, वेरियस टेस्ट नहीं करा पाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियक, फिर जीआईटी, फिर मस्कुलोस्केलेटल। यहाँ पे बात करेंगे हम फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोवोकिंग फैक्टर्स के बारे में। कौन कौन से प्रोवोकिंग फैक्टर्स हैं कार्डियक में? सबसे पहली बात है मेल, मेल आर मोर कॉमन फॉर कार्डियक इमरजेंसीज देन एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, डिसलिपिडीमिया। जीआईटी में अल्कोहल फैक्टर है, स्मोकिंग। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में ओवर यूज ऑफ मसल्स, बहुत ज्यादा आप काम करा रहे हैं अपनी मसल से, ओवर एक्टिविटी, फैटीग। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनसेट के बारे में। अगर कार्डियक कॉज होगा तो इसका जो पेन है वो कुछ मिनटों में सेट होकर पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में रिपोर्ट करेगा। इसका पेन पेशेंट बर्दाश्त कर रहा है, जीआईटी का पेन पेशेंट बर्दाश्त करता है कुछ मिनट से कुछ आवर्स तक, ज्यादा नहीं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो पेन होगा वो पेन पेशेंट बर्दाश्त कर रहा होगा कुछ घंटों से लेकर के कुछ डेज या कुछ वीक्स तक। ठीक, इतनी बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। पेन कैसा होगा? इसका कार्डियक का पेन बहुत ही पल्सेटिंग और क्रशिंग पेन होगा। सेम गोज विद जीआईटी, इट कुड बी पल्सेटिंग और क्रशिंग पेन, बहुत बुरा पेन होता है पेट में। इसका पेन कैसा होगा? शार्प। ठीक। एग्रावेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं? किस चीज से पेन एग्रावेट हो जाता है? जी, कार्डियक कॉज का अगर पेन है तो एक्सर्शन से, यानी कि कुछ काम आपने किया, अपने लंग्स को, अपने हार्ट को, अपने काम करने में, मुझे जीना चढ़ना उतरना है, भागना है, तेज चलना है, एक्सरसाइज करना है, एक्सर्शन आपने किया उससे। जीआईटी का पेन फूड से एक्सर्ट होगा, जैसे फूड खाएंगे, कोई मील लेंगे, कोई चीज लेंगे, उससे पेन होगा। ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का पेन कब होगा? मस्कुलर यूज, जैसे आपने मसल यूज करेंगे आपको पेन हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये तो एग्रेवेटिव फैक्टर है, रिलीव कैसे होगा?
रिलीविंग फैक्टर क्या है इसके? कार्डियक कॉज में रेस्ट, जीआईटी में एंटासिड्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में रेस्ट, एनासिड्स, एनाल्जेसिक्स। तो आपने ध्यान दिया कि आप मात्र एक हिस्ट्री लेने से, सिर्फ हिस्ट्री अगर आप प्रॉपरली ले लेते हैं तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं काफी हद तक कि ये पेन कार्डियक है, जीआई पेन है या मस्कुलोस्केलेटल पेन है। ठीक है, बहुत ज्यादा फैंसी आपको इन्वेस्टिगेशंस या लैब्स करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लोकेशन क्या है पेन की। इससे ही बहुत फर्क पड़ता है, आपके हिस्ट्री में ये भी पूछना है, ये हिस्ट्री का ही पार्ट है, लोकेशन। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का पेन राइट शोल्डर पर रेडिएट हो सकता है। एंजाइना का पेन लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ नेक, जॉ, शोल्डर या आर्म पर रेडिएट हो सकता है। प्लूराइटिक चेस्ट पेन, प्लूराइटिक चेस्ट पेन आपको पेन चेस्ट एरिया, पेन यानी कि पूरे चेस्ट में, पेन चेस्ट एरिया में फील होगा। ठीक है, अगर एसीएस का पेन है, जिसमें कि हम स्टेमी एंड स्टेमी की बात करेंगे, एंजाइना की बात हम कर चुके हैं, तो इनका पेन लेफ्ट आर्म पर मोस्ट कॉमनली रेडिएट होता है। इसके बाद लेफ्ट साइड ऑफ नेक या जॉ पर रेडिएट होता है। ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट है, आगे और पढ़ेंगे। एग्रावेटिंग फैक्टर्स को मैं दोबारा क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से आप सीरियसली डायग्नोस कर सकते हैं। अगर कोई पेन आफ्टर मील बढ़ रहा है, एग्रावेट हो रहा है, इट कुड बी जीआई कॉज। एक्सर्शन पे बढ़ रहा है, कुड बी रेस्पिरेटरी कॉज और कार्डियक कॉज। कोई पेन अगर इंस्पिरेशन पे होता है, पेशेंट अंदर सांस खींचता है तब उसे पेन होता है, इट कुड बी प्लूराइटिक, इट कुड बी निमोनिया। कोई पेन अगर कोई मस्कुलर एक्टिविटी करने पर एग्रावेट हो रहा है तो वो मस्कुलर पेन है। कोई पेन अगर चेस्ट को पेल्पेट करने पर होता है, इट कुड ऑल्सो बी ऑफ मस्कुलर ओरिजिन। पेल्पेशन पर होता है तो इट कुड ऑल्सो बी ऑफ मस्कुलर ओरिजिन। हम बात करेंगे रिलीविंग फैक्टर्स की।
कोई पेन अगर एंटासिड्स पर रिलीव होता है, जीआई पेन, कोई पेन अगर रेस्ट लेने के बाद रिलीव हो रहा है तो इट कुड बी कार्डियक, इट कुड बी रेस्पी, इट कुड बी मस्कुलर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पेन आता है, एओर्टिक डाइसेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, कार्डियक कॉज। दिस पेन रेडिएट्स टू इंटर स्कैपुलर रीजन। अगर कोई पेन स्कैपुला के बीच में पेशेंट फील कर रहा है तो वो एओर्टिक डायसेक्शन भी हो सकता है। इसको क्या करना है आपको, बोथ आर्म्स में आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना है। अगर इनमें 20 मिलीमीटर मरकरी का डिफरेंस है दोनों आर्म्स में, मान लीजिए इसमें 140/90 का है और इसमें 160 या अबव बाई 90 का डिफरेंशिएशन आ रहा है, इट कुड बी एओर्टिक डायसेक्शन, यानी कि एओर्टा का फट जाना। वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियक कॉज। इट कुड ऑल्सो रेडिएट टू चेस्ट but most commonly in interscapular region. वेल, एंटासिड से अगर रिलीव हो रहा है तो जीआई कॉज है, रेस्ट लेने पर रिलीव हो रहा है तो वो रेस्पिरेटरी या कार्डियक या मस्कुलर कॉज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका डायग्नोसिस के बारे में। आप चेस्ट वॉल का जो पेन आपको फील हो रहा है उसके लिए आप डायग्नोस कैसे बनाएंगे। आपने अब तक हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है कि हिस्ट्री में कैसे कैसे हमें क्या क्या पूछना है। मोस्ट कॉमन क्या है, आप कराएंगे ईसीजी। अगर आपको ईसीजी में एसटी एलिवेशन मिल रहा है या एसटी डिप्रेशन मिल रहा है, इट कुड बी अ कार्डियक कॉज। इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कराएंगे कार्डियक मार्कर्स। कार्डियक मार्कर्स नेमली ट्रोपाई, ट्रोप्टी। अच्छा हाँ, ये बताएं कि ट्रोप्टी कार्डियक कॉज के अलावा और कहाँ एलिवेट होता है। कई बार हम लोग ट्रोप्टी कराते हो बहुत एलिवेटेड होता है, हम समझ लेते हैं कार्डियक कॉज है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रोप्टी सीकेडी के पेशेंट्स में भी एलिवेटेड मिलेगा, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड मिलेगा। उसे कार्डियक कॉज के लिए हमें मिस्टेक नहीं करना है। इसीलिए जो बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पे ट्रॉप आई को किया जाता है मेजर, ट्रोप्टी को नहीं किया जाता। ठीक है, थर्ड मार्कर इज सीकेएमबी। ठीक है, ये एक्यूट फेज में निकलता है, ये भी एक्यूट फेज का बायोमार्कर है, कार्डियक मार्कर है ट्रोपाइट्रोप्टी, और ये क्रोनिक फेज का है। फोर्थ वन इज एंटी प्रो बीएनपी। ठीक है, एंटी प्रो बीएनपी इज अ क्रोनिक बायोमार्कर। कई बार ऐसा होता है कि आपके ईसीजी में चेंजेस नहीं है पर पेशेंट क्लिनिकली लग रहा है कार्डियक हो सकता है, तब हम एंटी प्रो बीएनपी कराते हैं कि ओल्ड एमआई था क्या, कोई एंजाइना चला रहा है क्या, या कोई और वेस्कुलर एपिसोड हुआ है क्या हार्ट के साथ, उसको इंडिकेट करता है एंटीप्रोबियन। भी क्रोनिक है, लंबे समय तक खून में बना रहता है, समथिंग अराउंड 1 मंथ तक ये बना रहता है, कई बार तो इससे लंबे समय तक भी। जो बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पे जो फेवरेट कार्डियक बायोमार्कर्स हैं वो ट्रॉप आई है, सीकेएम भी है, और अगर फिर भी कुछ रूल आउट नहीं हो पा रहा है या फिर भी कुछ शक है कुछ बात है तो एंटीप्रोबियन भी होता है। ट्रॉप्टी आजकल उतना विश्वसनीय नहीं रह गया है।
अच्छा, इसके बाद चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्यों करना है? टू रूल आउट पैथोलॉजी या वेस्कुलर इंजरी, एग्जांपल एओर्टिक डायसेक्शन। हमें चेस्ट एक्सरे इसलिए भी कराना चाहिए क्योंकि पैथोलॉजी देखने को पैथो तो नहीं है चेस्ट के अंदर, या कोई वेस्कुलर इंजरी तो नहीं है, या कोई रेस्पी कॉज तो नहीं है चेस्ट पेन का, कोई रेस्पिरेटरी कॉज तो नहीं है चेस्ट पेन का। ये देखने के लिए हमें चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए। इसके अलावा और हम क्या करा सकते हैं? हमने ईसीजी करा लिया है, हमने चेस्ट एक्सरे करा लिया, हमने कार्डियक बायोमार्कर्स करा लिया। कई बार ऐसा होता है कि आपका ईसीजी नॉर्मल है लेकिन आपका पेशेंट सिम्टोमेटिक लग रहा है और आपका पेशेंट अफोर्डेबल भी नहीं है, वो कार्डियक बायोमार्कर्स नहीं कर सकता, वो महंगे होते हैं। तो आप क्या करें? आप 10 मिनट के बाद दोबारा से ईसीजी रिपीट करें। ठीक है। एक इसमें टर्म आती है एसीएस प्रोटोकॉल। एसीएस प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है? आपका फर्स्ट ईसीजी में कोई फाइंडिंग नहीं आई है, ठीक है, तो आप उसे जाने दीजिए। सेकेंड ईसीजी आप कीजिए आफ्टर 10 मिनट्स। सेकेंड ईसीजी हो गया। आफ्टर अगर थर्ड ईसीजी, अगर इसमें कोई फाइंडिंग नहीं आई तो आफ्टर थर्ड ईसीजी, तीसरा ईसीजी करना है हमें 30 मिनट के बाद, थर्ड ईसीजी। इसके बाद नेक्स्ट ईसीजी एट 40 मिनट्स, फोर्थ ईसीजी हमने कर लिया, उसमें कोई फाइंडिंग नहीं है तो हमें 60 मिनट्स पे एक ईसीजी करना है। कहीं पर भी हमें कोई फाइंडिंग मिलती है तो हमें उसे लोडिंग डोज देनी है। ठीक है, ये एसीएस प्रोटोकॉल है। एक इसमें टर्म आती है जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये टर्म आपको डिफरेंशिएट कर देगी दूसरे डॉक्टर्स से। हार्ट स्कोर, इसका मतलब क्या है? हिस्ट्री, ईसीजी, एज, रिस्क फैक्टर्स और ट्रोपोनिन। ठीक है, HEART, हार्ट स्कोर। अगर आप कार्डियक पेशेंट, जो आपको लग रहा है कि इट कुड बी अ पॉसिबल हार्ट अटैक, इट कुड पॉसिबल कार्डियक इमरजेंसी, तो आप ऐसे पेशेंट का हार्ट स्कोर निकालिए। अच्छा, मैंने आपको एक बात नहीं बताई है, इससे कितने कितने पॉइंट होते हैं ये मैं नहीं पता, ये आप खुद फाइंड आउट करिए। आप खुद पढ़ेंगे, खुद देखेंगे, खुद ढूंढेंगे चीज़ों को तो आपको जल्दी याद होगा। इसमें बहुत से पॉइंट होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन, वो कितने कितने पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट टोटल आ जाने पर हमें कार्डियक स्कोर मेजर करना है, वो कार्डियक इमरजेंसी हो जाती है या नहीं हो जाती है, क्या हो जाता है, आप खुद देखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम एक लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे, वो क्या है? न्यू इमेजिंग मोडेलिटीज, जो कि न्यूअर गाइडलाइंस में कुछ सालों से आ गई हैं। सीटी एनजीओ, स्ट्रेस इको, 2D इको, ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट।
ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर important टॉपिक चेस्ट पेन। होप we'll meet again. Thank you.